इस वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 इनका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। इस एग्जाम्पल में बच्चों हमको इंडक्शन मेथड से एक मेटल स्फीयर को चार्ज करना है और उस पर चार्ज कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमको एक स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है विदाउट टचिंग इट, मीन्स इंडक्शन मेथड से चार्ज करना है। अब चार्जिंग के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, तो हम उनको देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से मेथड से किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनको आपस में रब किया जाता है, तो पहले वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता उन पर, लेकिन जब रब किया जाता है तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय टचिंग में क्या होता है बच्चों, एक चार्ज बॉडी है, सपोज इस पर कोई भी एक टाइप का चार्ज है, उसको किसी न्यूट्रल बॉडी से टच किया जाता है, तो जिस टाइप का चार्ज इस पर है वही चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर दोनों बॉडीज़ आइडेंटिकल होती हैं तो फिर दोनों पर इक्वल अमाउंट का चार्ज आ जाता है जब उनको सेपरेट कर दिया जाए तो। थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में 2 बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं लाई जाती, मींस विदाउट टचिंग चार्ज करना होता है। तो उसके लिए एक चार्ज बॉडी है, सपोज इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरी न्यूट्रल बॉडी है, इसको इसके सिर्फ पास लाया जाता है। तो पास लाने से क्या होता है कि इस बॉडी में जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज माना है ना, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्शन की वजह से इस साइड आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्शन की वजह से दूसरी साइड आ जाएगा। इस तरह से चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। तो देखते हैं कि इसी मेथड से फिर हम इस बॉडी को किस तरह से पॉजिटिव या फिर नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं बाय इंडक्शन मेथड। तो बच्चों किसी मेटेलिक स्फीयर को किस तरह से पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं उसके यहाँ पर ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब मैं इनको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने सबसे पहले एक अनचार्ज्ड स्फीयर लिया, ये कंडक्टिंग स्फीयर है और न्यूट्रल है इनिशियली। अब इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लाते हैं। नेगेटिवली चार्ज रॉड लाने से क्या होता है कि जो स्फीयर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन की वजह से दूसरी साइड कलेक्ट हो जाते हैं और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो अट्रैक्शन की वजह से रॉड के नियर इस तरीके से यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। अब क्या करते हैं कि इस स्फीयर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो ग्राउंड से कनेक्ट करने पर क्या होता है कि इधर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ग्राउंड में चले जाते हैं। यहाँ ग्राउंड में हम एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन उसके थ्रू फ्लो हो सके। तो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में चले गए, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इस रॉड ने होल्ड करके रखा है ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए ये प्लस चार्ज यहीं पर ही रहता है। अब क्या करते हैं, ग्राउंड से जो कनेक्शन है उसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन रॉड की वजह से अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब क्या करते हैं, अब इस रॉड को भी रिमूव कर देते हैं। तो रॉड को रिमूव कर देते हैं तो ये एक मेटेलिक स्फीयर है, इसलिए क्या होता है कि ये जो चार्ज है इस पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पूरी सरफेस पर इसके स्फीयर की सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज की फॉर्म में मिल जाता है। अब यहाँ हमको बुक में ये गिवन है कि अगर ऐसा हो कि हमें ये स्फीयर नेगेटिवली चार्ज करना है तो हमें यहाँ पर रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाली लानी होगी, जिससे कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए। और फिर जब हम उसको ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्राउंड में नहीं जाता है, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यहाँ स्फीयर पर। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो नहीं करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो कर सकते हैं कंडक्टर में। तो ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ आते हैं और इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिसअपियर हो जाता है, इधर नेगेटिव चार्ज रह जाता है। और फिर जब हम
रॉड को रिमूव कर देते हैं तो रॉड को रिमूव करने के बाद वो नेगेटिव चार्ज थ्रू आउट द स्फीयर ऐसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज स्फीयर मिल जाता है। तो हम दोनों ही केसेस में देख सकते हैं कि किसी एक अनचार्ज स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज किया जा सकता है बाय इंडक्शन मेथड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.2। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में है इफ 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होते हैं। तो एक कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा ये हमें इसमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं 10 to the power 9 और कितने ट्रांसफ़र होने हैं 1 कूलम्ब। तो अब हम ये फाइंड कर लेंगे कि 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 कूलम्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम Q = NE ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ से N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लेंगे। Q की वैल्यू हमें 1 कूलम्ब गिवन है। E यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.6 × 10 to the power -19। तो इससे हमारे पास आ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम्ब में होते हैं 6.25 × 10 to the power 18। तो हमें ये फाइंड करना है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा अगर 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने में 1 सेकेंड लगता है। तो अब तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो गया। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है 1 सेकेंड। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना टाइम लगेगा बच्चों 1/10 to the power 9। तो 6.25 × 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना टाइम लगेगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6.25 × 10 to the power 18/10 to the power 9। इसको बस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉल्व किया हमने। सॉल्व भी क्या करना है बस 10 to the power 9 जो है यहाँ ऊपर जाएगा तो 18 - 9 9 आ जाएगा। तो ये आ गया 6.25 × 10 to the power 9 सेकेंड। ये आंसर आ गया कि इतना सेकेंड का टाइम लगेगा इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने में। 1 कूलम्ब बच्चों बहुत बड़े चार्ज की वैल्यू होती है। ये हमको इससे समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा है। तो सेकंड में है ये, हम इसको ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे हम ये याद रखेंगे कि 1 ईयर में इतने सेकंड्स होते हैं। बच्चों हम ये वैल्यू याद कर सकते हैं कि 1 ईयर में 31,536 × 10 to the power 3 सेकेंड्स होते हैं। अदरवाइज हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वैसे तो आंसर को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहें कि बहुत बड़ी वैल्यू है तो हम इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो इस नंबर से डिवाइड करके हमारे पास आ जाता है 198 ईयर्स। तो ये था बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 1.3 हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप पानी में कितना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा ये हमें बताना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि 1 कप ऑफ वाटर में कितना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा, मीन्स कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स ये बताने हैं। लेट द मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर 250 ग्राम। एक कप पानी का मास हम 250 ग्राम मान लेते हैं। हम कोई और वैल्यू भी मान सकते हैं, लेकिन हम इसको 250 ग्राम मान के चल रहे हैं। तो 1 कप वाटर का मास है 250 ग्राम और हमको पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर का वो कितना होता है 18 ग्राम। और 18 ग्राम में मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना होता है एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल। तो ये वैल्यू आ गई कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम। 18 ग्राम में मॉलिक्यूल्स का नंबर है इतना, तो 250 ग्राम में कितना होगा वो फाइंड कर लिया हमने कि 18 ग्राम में ये वैल्यू है तो 1 ग्राम में कितनी होगी डिवाइडेड बाय 18, तो 250 ग्राम में कितनी होगी मल्टीप्लाइड बाय 250। तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे वो देख लेते हैं। एक मॉलिक्यूल में ये H2O से हम देखें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक
ऑक्सीजन एटम होता है। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स कितने हो गए? 3। अब इन 3 एटम्स में हम चार्ज देखें कितना होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए देखें तो 2 प्रोटॉन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स है ना, तो 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ऑक्सीजन के लिए नंबर हो गया 8। तो टोटल 8 + 2 कितना आ गया? 10। तो मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 10 प्रोटॉन्स होंगे। एक मॉलिक्यूल के लिए इतना चार्ज, तो फिर इतने मॉलिक्यूल्स के लिए कितना चार्ज, तो वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दी, तो इस तरह से हमारे पास टोटल चार्ज आ गया ये। और ये वैल्यू आ गई 1.33 × 10⁻7। बच्चों ये कैलकुलेशन मैंने थोड़ा राउंड ऑफ करके कर ली है कि 6.023 को 6 लिख लिया है। तो आई होप कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।